नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक षटकर्म शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का विज्ञान। योग केवल शरीर को मोड़ने या कुछ आसन करने का नाम नहीं है। योग एक संपूर्ण जीवन शैली है जो हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। आज के समय में हम प्रदूषित वातावरण, तनाव, अनियमित भोजन, देर रात तक जागना, मोबाइल और कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग, शारीरिक निष्क्रियता और मानसिक दबाव जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन कारणों से शरीर में अनेक प्रकार की अशुद्धियां और असंतुलन उत्पन्न हो सकते हैं। योग के प्राचीन आचार्यों ने हजारों वर्ष पहले इस समस्या का समाधान खोज लिया था। उन्होंने कहा कि यदि शरीर और मन को शुद्ध किए बिना केवल आसन, प्राणायाम या ध्यान किया जाए तो उसका पूरा लाभ प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले षटकर्म अर्थात 6 शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास बताया। हठयोग की परंपरा में वर्णित ये 6 क्रियाएं हैं: नेति, धौति, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक। इनका उद्देश्य शरीर की स्वच्छता, श्वास मार्ग की देखभाल, पाचन तंत्र के संतुलन, मानसिक एकाग्रता और योगाभ्यास की तैयारी में सहायता करना है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन सभी क्रियाओं का अभ्यास हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं होता। विशेषकर उन्नत क्रियाएं केवल प्रशिक्षित योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। इस ऑडियो बुक में हम प्रत्येक षटकर्म को सरल भाषा, जीवन से जुड़े उदाहरण, योग ग्रंथों के संदर्भ और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समझेंगे। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि विषय को इस प्रकार समझाना है कि आप सुनते सुनते उसके सिद्धांत, महत्व और सीमाओं को अच्छी तरह समझ सके। तो आइए अब हम अपनी इस ज्ञान यात्रा का पहला कदम बढ़ाते हैं। अध्याय 1। नेति, स्वस्थ श्वास का प्रवेश द्वार। कल्पना कीजिए कि आपके घर में लगा पानी का फिल्टर कई महीनों से साफ नहीं किया गया है। धीरे धीरे पानी का प्रवाह कम हो जाता है और उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होने लगती है। ठीक इसी प्रकार हमारी नाक भी शरीर का एक प्राकृतिक फिल्टर है। हम प्रतिदिन लगभग 20,000 से 25,000 बार श्वास लेते हैं। हर श्वास के साथ जूल, परागकण, धुआं और अन्य सूक्ष्म कण भी नाक तक पहुंचते हैं। नाक के भीतर मौजूद छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा, म्यूकस, इन कणों को रोकने में मदद करते हैं। यदि नाक का मार्ग बार बार बंद रहे या उसमें अत्यधिक श्लेष्मा जमा हो जाए तो सांस लेने में कठिनाई, खर्राटे, एलर्जी या असुविधा जैसी समस्याएं हो सकती है। यही कारण है कि योग में नेति को षटकर्मों का पहला चरण माना गया है। नेति क्या है? नेति नासिका मार्ग की शुद्धि की यौगिक क्रिया है। इसका उद्देश्य नाक के मार्ग को स्वच्छ रखने और श्वास को अधिक सहज बनाने में सहायता करना है। योग दर्शन में श्वास को केवल ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया नहीं माना गया, बल्कि प्राण के प्रवाह का माध्यम भी माना गया है। जब श्वास सहज होती है तो प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास भी अधिक सुगमता से किया जा सकता है। एक प्रेरक उदाहरण, मान लीजिए एक छात्र है जिसका नाम अमित है। उसे अक्सर सुबह उठते ही छींकें आती है, नाक बंद रहती है और पढ़ाई में ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। वह एक योग शिक्षक से मिलता है। शिक्षक उसकी दिनचर्या समझते हैं और बताते हैं कि नाक की स्वच्छता भी स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। उचित चिकित्सकीय सलाह और प्रशिक्षित योग शिक्षक के मार्गदर्शन में वह जल नेति सीखता है। कुछ समय बाद उसे महसूस होता है कि उसकी नाक पहले की तुलना में अधिक साफ रहती है
और श्वास लेना अधिक सहज लगता है। यह केवल एक उदाहरण है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन यह कहानी हमें यह समझाती है कि श्वास मार्ग की देखभाल क्यों महत्वपूर्ण है। नेति के प्रकार। नेति मुख्यतः दो प्रकार की मानी जाती है। पहला, जल नेति। इसमें विशेष नेति पॉट की सहायता से गुनगुने नमक वाले पानी को एक नासिका से धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है ताकि वह दूसरी नासिका से बाहर निकल सके। दूसरा, सूत्र नेति। इसमें एक मुलायम रबर कैथेटर या विशेष सूत्र का उपयोग किया जाता है। यह एक उन्नत अभ्यास है और इसे केवल प्रशिक्षित योग शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। योग ग्रंथों का दृष्टिकोण। हठयोग की पारंपरिक ग्रंथों जैसे हठयोग प्रदीपिका और घेरन संहिता में नेति का उल्लेख शुद्धि क्रियाओं के रूप में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार नेति नासिका मार्ग की शुद्धि और आगे होने वाले योगाभ्यास की तैयारी में सहायक मानी गई है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक चिकित्सा में भी सलाइन नेजल इरिगेशन, सेलाइन नेजल इरिगेशन का उपयोग कुछ स्थितियों जैसे कुछ प्रकार की एलर्जी या साइनस संबंधी समस्याओं में डॉक्टरों द्वारा सुझाया जा सकता है, लेकिन इसे स्वच्छ पानी, सही विधि और उचित सलाह के साथ ही करना चाहिए। महत्वपूर्ण सावधानियां। पहली बार अभ्यास हमेशा प्रशिक्षित योग शिक्षक की देखरेख में करें। केवल स्वच्छ और सुरक्षित, उबाला गया और ठंडा किया हुआ या उपयुक्त पानी का उपयोग करें। नमक की मात्रा सही रखें। अभ्यास के बाद नाक को अच्छी तरह सुखाएं। यदि नाक से रक्तस्राव, तीव्र संक्रमण या हाल की सर्जरी हुई हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। अध्याय का सार। आज हमने समझा कि नेति केवल नाक धोने की क्रिया नहीं है, बल्कि श्वास मार्ग की देखभाल और योगाभ्यास की तैयारी का एक महत्वपूर्ण भाग है। सही जानकारी, उचित विधि और विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के साथ इसका अभ्यास किया जाए तो यह योग की यात्रा का एक उपयोगी प्रारंभिक चरण बन सकता है। अगले अध्याय में हम धोती को विस्तार से समझेंगे। यह क्या है, इसका सिद्धांत क्या है और क्यों इसे केवल प्रशिक्षित विशेषज्ञ की देखरेख में किया जाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। ऑडियो बुक के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने नेति के बारे में विस्तार से जाना और समझा कि स्वस्थ श्वास ही स्वस्थ जीवन की शुरुआत है। आज हम षटकर्म की दूसरी क्रिया धोती को समझेंगे। इस अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आज हम शरीर के उस भाग की चर्चा करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन शक्ति का आधार है, पाचन तंत्र। एक पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। योग कहता है कि यदि पाचन सही है तो शरीर में शक्ति, मन में प्रसन्नता और बुद्धि में स्पष्टता बनी रहती है। एक प्रेरणादायक कहानी। वाराणसी में रहने वाले रमेश जी एक सफल व्यापारी थे। उनकी सबसे बड़ी समस्या थी गैस, अपच, भारीपन और हमेशा थकान महसूस होना। वे महंगी दवाइयाँ लेते थे, लेकिन कुछ समय बाद समस्या फिर लौट आती थी। एक दिन वे एक अनुभवी योगाचार्य के पास पहुँचे। योगाचार्य ने उनसे पूछा, आप भोजन कब करते हैं? उन्होंने कहा, कभी सुबह नहीं, दोपहर में जल्दी जल्दी और रात में देर से। योगाचार्य मुस्कुराए और बोले, समस्या आपके पेट में नहीं, आपकी दिनचर्या में है। उन्होंने समझाया कि शरीर को केवल भोजन नहीं चाहिए, बल्कि सही समय, सही मात्रा और सही पाचन भी चाहिए। यही धोती का मूल संदेश है, शरीर की आंतरिक स्वच्छता और पाचन तंत्र का संतुलन। धोती क्या है? धोती का अर्थ है धोना, साफ करना या शुद्ध करना। जैसे हम रोज अपने दांत साफ करते हैं,
स्नान करते हैं और अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही योग में शरीर के कुछ आंतरिक भागों की शुद्धि के लिए विशेष प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। ध्यान रखें कि धोती की कई पारंपरिक विधियां उन्नत अभ्यास है और इन्हें केवल प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। पेट क्यों महत्वपूर्ण है? कल्पना कीजिए कि आपने अपनी कार में सबसे अच्छा पेट्रोल भरवाया, लेकिन इंजन गंदा हो। क्या कार ठीक चलेगी? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार भोजन चाहे कितना भी पौष्टिक क्यों न हो, यदि पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर रहा, तो शरीर को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। योग और आयुर्वेद दोनों पाचन शक्ति को स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या। आज अधिकांश लोग जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, मोबाइल देखते हुए भोजन करते हैं, देर रात भोजन करते हैं, जंक फूड अधिक खाते हैं, पर्याप्त पानी नहीं पीते, व्यायाम नहीं करते। ऐसी आदतें पाचन पर प्रभाव डाल सकती है। धोती के प्रमुख प्रकार। योग ग्रंथों में धोती के कई प्रकार बताए गए हैं। सबसे प्रसिद्ध है वमन धोती। इसमें परंपरागत रूप से गुनगुना नमक मिला पानी पीकर उसे बाहर निकाला जाता है। यह एक उन्नत अभ्यास है। इसे घर पर स्वयं करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वस्त्र धोती। इसमें विशेष प्रकार के साफ कपड़े का उपयोग किया जाता है। यह केवल अत्यंत अनुभवी साधकों के लिए है। दंत धोती, जिह्वा धोती और अन्य शुद्धि क्रियाएं भी पारंपरिक ग्रंथों में वर्णित है। योग ग्रंथ क्या कहते हैं? हठयोग की परंपरा में धोती को शरीर की शुद्धि और आगे के योगाभ्यास की तैयारी के रूप में वर्णित किया गया है। इनका उद्देश्य शरीर को साधना के लिए तैयार करना माना गया है, न कि सामान्य दैनिक अभ्यास के रूप में सभी के लिए अनिवार्य बनाना। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक चिकित्सा संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित शारीरिक गतिविधि और आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय उपचार को पाचन स्वास्थ्य के मुख्य आधार मानती है। धोती जैसी उन्नत यौगिक क्रियाओं पर वैज्ञानिक शोध सीमित है, इसलिए इन्हें चिकित्सा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। यदि किसी को लगातार उल्टी, पेट में तेज दर्द, अल्सर, रक्तस्राव या अन्य गंभीर समस्या हो, तो डॉक्टर से परामर्श आवश्यक है। धोती से पहले क्या सीखना चाहिए? योगाचार्य कहते हैं, यदि आप सचमुच अपने पेट को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो पहले ये 5 आदतें अपनाइए। पहला, भोजन समय पर करें। दूसरा, भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं। तीसरा, अधिक भोजन न करें। चौथा, भोजन के बाद थोड़ी देर टहलें। पांचवा, तनाव कम करें। कई लोगों के लिए यही आदतें पाचन स्वास्थ्य में बड़ा अंतर ला सकती है। महत्वपूर्ण सावधानियां। धोती की उन्नत क्रियाएं स्वयं न करें। गर्भवती महिलाएं, गंभीर हृदय रोगी, अल्सर या हाल की सर्जरी वाले व्यक्ति बिना विशेषज्ञ सलाह के यह अभ्यास न करें। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर अभ्यास रोक दे और योग्य विशेषज्ञ से सलाह ले। प्रेरक संदेश। महर्षि चरक ने कहा है, स्वस्थ पाचन स्वस्थ जीवन की नींव है। योग भी यही सिखाता है कि स्वास्थ्य केवल दवा से नहीं, बल्कि सही आहार, सही विचार और सही जीवन शैली से बनता है। धोती हमें केवल शरीर की सफाई नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि जो कुछ हम शरीर और मन में प्रवेश कराते हैं, उसकी गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अध्याय का सार। आज हमने जाना, धोती का अर्थ क्या है, पाचन तंत्र का महत्व, धोती के प्रमुख प्रकार, यौगिक और आधुनिक दृष्टिकोण, लाभ,
सीमाएं और आवश्यक सावधानियां। अगले अध्याय में हम बस्ती को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि बड़ी आंत का स्वास्थ्य पूरे शरीर से कैसे जुड़ा हुआ है और योग में इसकी शुद्धि को इतना महत्व क्यों दिया गया है। धन्यवाद। नमस्कार। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने धोती के माध्यम से पाचन तंत्र की शुद्धि और उसके महत्व को समझा। आज हम षटकर्म की तीसरी क्रिया बस्ती के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह अध्याय आपको बताएगा कि हमारी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टिन, केवल मल त्याग का अंग नहीं है, बल्कि पूरे शरीर के स्वास्थ्य से उसका गहरा संबंध है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के खेत एक जैसे थे, बीज भी एक जैसे थे और पानी भी समान मात्रा में मिलता था। लेकिन एक किसान की फसल हमेशा हरी भरी रहती थी, जबकि दूसरे किसान की फसल कमजोर रहती थी। लोगों ने कारण पूछा। पहले किसान ने कहा, मैं हर वर्ष अपने खेत की नालियों की सफाई करता हूँ, इसलिए पानी बिना रुके पूरे खेत में पहुँचता है। दूसरे किसान ने कभी नालियाँ साफ नहीं की। नतीजा यह हुआ कि पानी बीच में ही रुक गया और फसल सूखने लगी। हमारा शरीर भी उसी खेत की तरह है। यदि शरीर की प्राकृतिक प्रणालियां संतुलित रूप से कार्य करें, तो स्वास्थ्य बेहतर रहता है। योग में बस्ती का वर्णन आंतों की शुद्धि के संदर्भ में मिलता है। बस्ती क्या है? बस्ती हठयोग की षटकर्म क्रियाओं में से एक है। परंपरागत रूप से इसका उद्देश्य बड़ी आंत की शुद्धि माना गया है। प्राचीन समय में साधक विशेष विधियों से इसका अभ्यास करते थे। आज के समय में यह एक उन्नत योगिक अभ्यास माना जाता है और इसे केवल प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। नमस्कार। आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने नेति, धोती और बस्ती के बारे में विस्तार से समझा। आज हम षटकर्म की चौथी और अत्यंत प्रभावशाली क्रिया नौली का अध्ययन करेंगे। नौली को हठयोग की सबसे उन्नत शुद्धि क्रियाओं में से एक माना जाता है। इसे सीखने में समय, धैर्य और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, नौली केवल पेट घुमाने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मानुशासन का अभ्यास है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक आश्रम में दो शिष्य योग सीख रहे थे। पहला शिष्य हर दिन कठिन आसनों का अभ्यास करता था, लेकिन उसका भोजन अनियमित था और पाचन कमजोर रहता था। दूसरा शिष्य पहले अपनी दिनचर्या, भोजन और श्वास पर ध्यान देता था। उसने धीरे धीरे उद्यान बंद सीखा और फिर कई महीनों के अभ्यास के बाद नौली का अभ्यास शुरू किया। कुछ समय बाद गुरु ने कहा, जिसने अपने पेट पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने जीवन पर नियंत्रण पाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा लिया। इस कहानी का संदेश है कि योग में प्रगति जल्दबाजी से नहीं, बल्कि धैर्य और सही अभ्यास से होती है। नौली क्या है? नौली शब्द संस्कृत के नल या नारी जैसी लहर से जुड़ा माना जाता है। इस क्रिया में पेट की सीधी मांसपेशियों, रेक्टस एब्डोमिनिस, को नियंत्रित करके उन्हें बीच, दाएं और बाएं दिशा में संचालित करने का अभ्यास किया जाता है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पेट के भीतर लहरें उठ रही हों। यही कारण है कि इसे नौली कहा जाता है। नौली का उद्देश्य। योग में नौली का उद्देश्य केवल मांसपेशियों का प्रदर्शन नहीं है। इसका लक्ष्य है पेट की मांसपेशियों पर नियंत्रण विकसित करना, पाचन तंत्र को सक्रिय करने में सहायता करना, शरीर को उन्नत योगाभ्यास के लिए तैयार करना, अनुशासन, धैर्य और जागरूकता विकसित करना। नमस्कार। आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है।
अब तक हमने नेति, धोती और बस्ती के बारे में विस्तार से समझा। आज हम षटकर्म की चौथी और अत्यंत प्रभावशाली क्रिया नौली का अध्ययन करेंगे। नौली को हठयोग की सबसे उन्नत शुद्धि क्रियाओं में से एक माना जाता है। इसे सीखने में समय, धैर्य और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, नौली केवल पेट घुमाने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मानुशासन का अभ्यास है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक आश्रम में दो शिष्य योग सीख रहे थे। पहला शिष्य हर दिन कठिन आसनों का अभ्यास करता था, लेकिन उसका भोजन अनियमित था और पाचन कमजोर रहता था। दूसरा शिष्य पहले अपनी दिनचर्या, भोजन और श्वास पर ध्यान देता था। उसने धीरे धीरे उद्यान बंद सीखा और फिर कई महीनों के अभ्यास के बाद नौली का अभ्यास शुरू किया। कुछ समय बाद गुरु ने कहा, जिसने अपने पेट पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने जीवन पर नियंत्रण पाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा लिया। इस कहानी का संदेश है कि योग में प्रगति जल्दबाजी से नहीं, बल्कि धैर्य और सही अभ्यास से होती है। नौली क्या है? नौली शब्द संस्कृत के नल या नारी जैसी लहर से जुड़ा माना जाता है। इस क्रिया में पेट की सीधी मांसपेशियों, रेक्टस एब्डोमिनिस, को नियंत्रित करके उन्हें बीच, दाएं और बाएं दिशा में संचालित करने का अभ्यास किया जाता है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पेट के भीतर लहरें उठ रही हों। यही कारण है कि इसे नौली कहा जाता है। नौली का उद्देश्य। योग में नौली का उद्देश्य केवल मांसपेशियों का प्रदर्शन नहीं है। इसका लक्ष्य है पेट की मांसपेशियों पर नियंत्रण विकसित करना, पाचन तंत्र को सक्रिय करने में सहायता करना, शरीर को उन्नत योगाभ्यास के लिए तैयार करना, अनुशासन, धैर्य और जागरूकता विकसित करना। एक सरल उदाहरण। कल्पना कीजिए कि आपने एक मशीन कई महीनों तक बिल्कुल नहीं चलाई। धीरे धीरे उसके पुर्जे जाम होने लगते हैं। लेकिन यदि मशीन का नियमित रखरखाव किया जाए, तो वह लंबे समय तक सुचारू रूप से कार्य करती है। इसी प्रकार शरीर भी नियमित गतिविधि, संतुलित आहार और व्यायाम से बेहतर कार्य करता है। नौली का अभ्यास इसी जागरूकता का एक उन्नत रूप है। नौली सीखने की तैयारी। बहुत से लोग वीडियो देखकर सीधे नौली सीखने का प्रयास करते हैं। यह सही तरीका नहीं है। नौली सीखने से पहले सामान्यतः निम्न अभ्यासों में दक्षता आवश्यक मानी जाती है। गहरी श्वास का अभ्यास, उद्यान बंद, अग्निसार क्रिया, पेट की मांसपेशियों पर नियंत्रण। इनकी मजबूत नींव बनने के बाद ही प्रशिक्षित गुरु के मार्गदर्शन में नौली सीखनी चाहिए। नौली के प्रकार। योग परंपरा में नौली के 3 प्रमुख रूप बताए गए हैं। मध्य नौली, बीच की मांसपेशियों को उभारना। वाम नौली, बाईं ओर की मांसपेशियों पर नियंत्रण। दक्षिण नौली, दाईं ओर की मांसपेशियों पर नियंत्रण। जब साधक इन तीनों में दक्ष हो जाता है, तब धीरे धीरे गोलाकार गति का अभ्यास कराया जाता है। योग ग्रंथों में नौली। घेरन संहिता और अन्य हठयोग परंपराओं में नौली को शरीर की शुद्धि और पाचन शक्ति को सक्रिय करने वाली महत्वपूर्ण क्रिया माना गया है। योगाचार्य इसे उन्नत साधना का भाग मानते हैं, इसलिए इसे शुरुआती अभ्यासियों के लिए तुरंत नहीं सिखाया जाता। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान यह स्वीकार करता है कि मजबूत कोर मांसपेशियां शरीर के संतुलन, मुद्रा, पोस्चर और रीढ़ की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि नौली जैसी पारंपरिक यौगिक क्रियाओं के विशेष स्वास्थ्य लाभों पर वैज्ञानिक प्रमाण अभी सीमित है। इसे किसी बीमारी का उपचार नहीं माना जाना चाहिए। किन लोगों को नौली नहीं करनी चाहिए?
निम्न परिस्थितियों में नौली का अभ्यास नहीं करना चाहिए: गर्भावस्था, हर्निया, पेट का अल्सर, हाल की सर्जरी, अनियंत्रित उच्च रक्तचाप, गंभीर हृदय रोग, तीव्र पेट दर्द। ऐसी स्थिति में पहले डॉक्टर और प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ से सलाह लें। रोचक तथ्य: क्या आप जानते हैं, हमारे पेट में लगभग 600 से अधिक मांसपेशियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरीर की गतिविधियों में सहयोग करती है। मजबूत कोर मांसपेशियां केवल योग ही नहीं, बल्कि चलने, बैठने, उठने और संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन का संदेश: नौली हमें केवल पेट की मांसपेशियां नियंत्रित करना नहीं सिखाती, यह हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने शरीर पर अनुशासन स्थापित कर लेता है, वह धीरे धीरे अपने मन और आदतों पर भी नियंत्रण विकसित कर सकता है। योग की वास्तविक शक्ति इसी आत्मानुशासन में है। अध्याय का सार: आज हमने जाना, नौली क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, नौली सीखने की तैयारी, नौली के प्रकार, योग ग्रंथों का दृष्टिकोण, आधुनिक विज्ञान की राय, आवश्यक सावधानियां। अगले अध्याय में हम कपालभाति को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि इसे केवल श्वास का अभ्यास क्यों नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण शुद्धि क्रिया भी माना जाता है, और इसका सही अभ्यास कैसे किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने नेति, धोती, बस्ती और नौली को विस्तार से समझा। आज हम षटकर्म की पांचवी और सबसे लोकप्रिय क्रिया कपालभाति के बारे में जानेंगे। आज दुनिया भर में लाखों लोग कपालभाति का अभ्यास करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में सभी लोग जानते हैं कि कपालभाति क्या है? क्या यह केवल तेजी से सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास है, या इसके पीछे कोई गहरा यौगिक विज्ञान भी छिपा है? आज के अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। एक प्रेरणादायक कहानी। एक राजा था जिसे हमेशा थकान, आलस्य और मानसिक तनाव रहता था। उसने अपने राजवैद्य से पूछा, मेरे पास धन, शक्ति और सम्मान सब कुछ है, फिर भी मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूं? राजवैद्य मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने महल की सफाई तो रोज करवाई, लेकिन अपने शरीर और श्वास की सफाई कभी नहीं की। उन्होंने राजा को नियमित श्वास अभ्यास और योग का महत्व समझाया। कुछ महीनों बाद राजा ने कहा, मैंने पहली बार अनुभव किया कि शांत श्वास से मन भी शांत होता है। यह कहानी हमें बताती है कि श्वास केवल हवा का आदान प्रदान नहीं, बल्कि जीवन की लय है। कपालभाति क्या है? कपाल का अर्थ है मस्तक या ललाट। भाति का अर्थ है प्रकाश, चमक या तेज। इसलिए कपालभाति का शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क को प्रकाशित करने वाली क्रिया। हठयोग में कपालभाति को षटकर्म अर्थात शुद्धि क्रियाओं में शामिल किया गया है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पारंपरिक हठयोग में कपालभाति को मुख्य रूप से शुद्धि क्रिया माना गया है, जबकि आधुनिक योग कक्षाओं में इसे अक्सर प्राणायाम के रूप में भी सिखाया जाता है। कपालभाति कैसे कार्य करती है? सामान्य श्वास में हम सांस भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, लेकिन कपालभाति में मुख्य ध्यान सक्रिय रूप से श्वास बाहर छोड़ने पर होता है। श्वास आइतर स्वतः चली जाती है। इसे समझने के लिए एक गुब्बारे की कल्पना कीजिए। जब आप गुब्बारे को दबाते हैं, तो हवा बाहर निकलती है। दबाव हटाते ही वह फिर से हवा लेने लगता है। इसी प्रकार कपालभाति में पेट की हल्की गति से श्वास बाहर छोड़ी जाती है और अंदर की श्वास स्वाभाविक रूप से आती है। सही अभ्यास की मूल बातें: रीढ़ सीधी रखें, शरीर को आराम की स्थिति में रखें,
नाक से हल्के झटके के साथ श्वास बाहर छोड़े। श्वास को जबरदस्ती भीतर न खींचे। शुरुआत धीरे धीरे करें। खाली पेट अभ्यास करें। यदि चक्कर, असुविधा या दर्द हो तो अभ्यास रोक दे। योग ग्रंथ क्या कहते हैं? हठयोग प्रदीपिका और घेरन संहिता में कपालभाति का वर्णन शुद्धि क्रियाओं के रूप में मिलता है। योगाचार्यों के अनुसार इसका उद्देश्य श्वास मार्ग को स्वच्छ रखना और साधक को आगे के योगाभ्यास के लिए तैयार करना है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार नियंत्रित श्वास अभ्यास तनाव कम करने, मन को शांत करने और श्वास के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि कपालभाति के सभी पारंपरिक दावों के समर्थन में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे किसी रोग के उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? निम्न स्थितियों में कपालभाति बिना डॉक्टर और प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह के नहीं करनी चाहिए। गर्भावस्था, अनियंत्रित उच्च रक्तचाप, गंभीर हृदय रोग, हर्निया, हाल की पेट या छाती की सर्जरी, ग्लूकोमा या कुछ अन्य नेत्र रोग, तीव्र चक्कर या गंभीर श्वसन समस्या। सामान्य गलतियां। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितनी तेज गति होगी उतना अधिक लाभ मिलेगा। यह सही नहीं है। योग में गुणवत्ता, जागरूकता और सही तकनीक गति से अधिक महत्वपूर्ण है। शुरुआत हमेशा धीमी गति से करें और प्रशिक्षित शिक्षक के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़े। रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं? एक औसत व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 20,000 से 25,000 बार श्वास लेता है। हम अपनी श्वास पर जितनी अधिक जागरूकता लाते हैं, उतना ही हम अपने शरीर और मन के संकेतों को बेहतर समझ सकते हैं। जीवन का संदेश। कपालभाति हमें केवल सांस लेना नहीं सिखाती, यह हमें सिखाती है कि जीवन में जो अनावश्यक है उसे छोड़ना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि नई ऊर्जा को स्वीकार करना। जैसे हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, वैसे ही हमें तनाव, क्रोध, भय और नकारात्मकता को भी धीरे धीरे छोड़ना सीखना चाहिए। यही योग का वास्तविक संदेश है। अध्याय का सार। आज हमने जाना कपालभाति का अर्थ, इसे शुद्धि क्रिया क्यों कहा जाता है, अभ्यास का मूल सिद्धांत, योग ग्रंथों का दृष्टिकोण, आधुनिक विज्ञान की राय, सावधानियां और सामान्य गलतियां, जीवन में इसका दार्शनिक संदेश। अगले और अंतिम अध्याय में हम त्राटक को विस्तार से समझेंगे। जानेंगे कि एक दीपक की लौ पर दृष्टि स्थिर करने की यह सरलसी दिखाई देने वाली क्रिया मन की एकाग्रता, ध्यान और आत्मजागरूकता की दिशा में क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। धन्यवाद। नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में। अब तक की हमारी यात्रा में हमने नेति, धोती, बस्ती, नौली और कपालभाति को विस्तार से समझा। आज हम षटकर्म की अंतिम और अत्यंत प्रभावशाली क्रिया त्राटक के बारे में जानेंगे। यदि आप ध्यान करना चाहते हैं लेकिन मन बार बार भटक जाता है, यदि पढ़ते समय एकाग्रता नहीं बनती, यदि आप मानसिक शांति और आत्मजागरूकता विकसित करना चाहते हैं, तो यह अध्याय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन भारत में एक गुरुकुल था। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को एक पेड़ के सामने खड़ा किया। पेड़ की एक शाखा पर लकड़ी से बनी चिड़िया रची गई। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पहले शिष्य ने कहा, मुझे पेड़, पत्ते, आकाश और चिड़िया सब दिखाई दे रहे हैं। दूसरे ने कहा, मुझे पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है। जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने उत्तर दिया,
गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही एकाग्रता है। त्राटक हमें इसी प्रकार मन को एक बिंदु पर स्थिर करना सिखाता है। त्राटक क्या है? त्राटक का अर्थ है किसी एक बिंदु, वस्तु या दीपक की लौ पर बिना पलक झपकाए स्थिर दृष्टि रखना। कुछ समय बाद आंखें बंद करके उसी छवि को मन में देखने का प्रयास किया जाता है। यह केवल आंखों का अभ्यास नहीं है, यह आँख, मस्तिष्क और मन के बीच समन्वय विकसित करने का अभ्यास है। एक सरल उदाहरण, कल्पना कीजिए कि सूर्य की किरणें पूरे मैदान में फैली हुई है। उनसे गर्मी तो महसूस होती है, लेकिन आग नहीं लगती। अब वही किरणें यदि एक आवर्धक लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाए, तो कागज जल सकता है। इसी प्रकार हमारा मन भी सामान्यतः अनेक विचारों में बिखरा रहता है। जब वही मन एक बिंदु पर केंद्रित होता है, तो उसकी कार्यक्षमता और एकाग्रता बढ़ सकती है। यही त्राटक का मूल सिद्धांत है। त्राटक कैसे किया जाता है? शुरुआत में एक शांत और हवादार कमरे का चयन करें। एक दीपक या मोमबत्ती को अपनी आंखों की सीध में लगभग 1 मीटर की दूरी पर रखें। आरामदायक आसन में बैठें। रीढ़ सीधी रखें। कुछ सामान्य श्वास लें। अब दीपक की लौ को बिना पलक झपकाए देखें। जब आंखों में पानी आने लगे या थकान महसूस हो, तो आंखें बंद कर लें। अब उसी लौ की मानसिक छवि को भौहों के बीच के क्षेत्र में देखने का प्रयास करें। जब छवि धीरे धीरे समाप्त हो जाए, तब आंखें खोलें। शुरुआत कुछ सेकंड से करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। योग ग्रंथ क्या कहते हैं? घेरन संहिता में त्राटक को महत्वपूर्ण शुद्धि क्रियाओं में स्थान दिया गया है। योग परंपरा में इसे दृष्टि की स्थिरता, मन की एकाग्रता और ध्यान की तैयारी का अभ्यास माना गया है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के अनुसार ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास कई लोगों में ध्यान नियंत्रण, मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं। हालांकि त्राटक पर विशेष रूप से उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययन सीमित है, इसलिए इसके पारंपरिक दावों को सावधानी से समझना चाहिए। यदि किसी को आंखों का गंभीर रोग हो, तो नेत्र विशेषज्ञ और प्रशिक्षित योग शिक्षक से सलाह लेकर ही अभ्यास करें। त्राटक के लाभ। योग परंपरा के अनुसार नियमित और सही अभ्यास से एकाग्रता विकसित करने में सहायता मिल सकती है। ध्यान की तैयारी होती है। मानसिक स्थिरता बढ़ सकती है। आत्मजागरूकता विकसित होती है। धैर्य और संयम का अभ्यास होता है। ये लाभ व्यक्ति, अभ्यास की विधि और नियमितता के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? ग्लूकोमा या गंभीर नेत्र रोग वाले व्यक्ति, हाल ही में आंखों की सर्जरी करवाने वाले, तीव्र माइग्रेन के दौरान, आंखों में संक्रमण होने पर। ऐसी स्थितियों में पहले डॉक्टर से सलाह लें। रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं, हमारा मस्तिष्क हर दिन हजारों विचार उत्पन्न करता है। ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास का उद्देश्य विचारों को बलपूर्वक रोकना नहीं, बल्कि उन्हें अधिक सजगता के साथ देखना और मन को धीरे धीरे स्थिर करना है। षटकर्म का समग्र संदेश। अब हमारी 6 अध्यायों की यात्रा पूरी हुई। हमने जाना, नेति हमें श्वास मार्ग की देखभाल सिखाती है। दौती आंतरिक शुद्धि और पाचन के महत्व की ओर ध्यान दिलाती है। बस्ती आंतों के स्वास्थ्य और संतुलित जीवनशैली का संदेश देती है। नौली अनुशासन और शरीर पर नियंत्रण विकसित करने का अभ्यास है। कपालभाति श्वास के प्रति जागरूकता और यौगिक शुद्धि का मार्ग दिखाती है। त्राटक मन को एकाग्र कर ध्यान की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
इन सभी का अंतिम उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं, बल्कि शरीर, मन और चेतना के बीच संतुलन स्थापित करना है। अंतिम प्रेरक संदेश। प्रिय श्रोताओं, योग कोई प्रतियोगिता नहीं है। योग स्वयं को जानने की यात्रा है। सत्कर्म हमें सिखाते हैं कि जैसे हम अपने घर, अपने वस्त्र और अपने आसपास की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर, अपनी श्वास और अपने मन की भी नियमित देखभाल करनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, योग में प्रगति का रहस्य कठिन अभ्यास नहीं, बल्कि सही अभ्यास, नियमित अभ्यास और सुरक्षित अभ्यास है। किसी भी उन्नत सत्कर्म का अभ्यास सदैव प्रशिक्षित योग गुरु के मार्गदर्शन में करे, और यदि कोई चिकित्सकीय समस्या हो तो अपने डॉक्टर से भी सलाह ले। समापन। मैं अरविंद कुमार सेन, बीबीएस बीम्स वाराणसी की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस संपूर्ण ऑडियो बुक को समय देकर सुना। यदि इस ज्ञान ने आपके जीवन में स्वास्थ्य, जागरूकता और योग के प्रति नई प्रेरणा जगाई है, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाइए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, योग में जीवन अपनाएं। ओम शांति शांति शांति।